today we are sitting in mid-March right now. Is this the best time to invest? तो हमारे मैक्रो बेटर है, फेवरेबल टर्म्स पे है और वैल्यूएशन 2022 के नीचे और डाउनसाइड आपकी लिमिटेड है, अपसाइड तो अनलिमिटेड है, उसमें कोई डाउट नहीं है। You're running Alpha Accurate Advisors. What is the total AUM that you manage? Right now we manage close to 4,500 crores in terms of total assets under management and 16 साल में we have delivered 19% compounded roughly for our multi-cap and our budding beast which is our mid and small cap strategy has also delivered very solid growth of 25%. तो आपका एक बहुत इंटरेस्टिंग फ्रेमवर्क है स्टॉक सिलेक्शन का which is called as the 3M framework. फर्स्ट एम है मार्केट साइज, जो कंपनी में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी अपॉर्चुनिटी साइज कितनी बड़ी है, क्या वो हिंद महासागर जितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्या वो छोटा सा तालाब जैसी अपॉर्चुनिटी। सेकंड एम है वो है मार्केट शेयर, कंपनी का मार्केट शेयर वो इंडस्ट्री के अंदर कितना है। और थर्ड एम है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये जो बिजनेस में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ जिसकी मार्केट साइज बड़ी है लेकिन क्या वैल्यूएशन में मैं परचेज कर सकता हूँ। एयरबैग्स में कितने प्लेयर है? 3 प्लेयर ही है। तो कार इंडस्ट्री का ग्रोथ 7% है लेकिन एयरबैग इंडस्ट्री का ग्रोथ 18% है। क्यों? क्योंकि पहले 2 एयरबैग लग रही थी, फिर रूल्स आए कि 4 एयरबैग सेफ्टी फीचर्स, और अभी जो एसयूवी चला रहे तो 8 एयरबैग हो गई। तो उनो मिंडा स्टॉक बिकेम 100 bagger, 10,000% up in last 11 years. Company roughly delivered I think 32% plus compounded net profit growth for 11. Wow. One of the USPs of Alpha Accurate Advisors is the exit. आप कैसे डिसाइड करते हो that अभी ये स्टॉक को एग्जिट करना है? क्या लेना शायद सबको पता है लेकिन India is currently the fastest growing large economy in the world, and if you want to take real benefit of this growth story, investing in Indian businesses and companies is non-negotiable. Whether you're already investing in markets or just starting your investing journey, Grow is one of the platforms to do it. Grow's interface is very clean and intuitive. Here you can trade stocks, mutual funds, ETFs, IPOs, bonds, even commodities, all from one app. Portfolio tracking is also very structured. You can see performance, understand sector allocation, and get a complete breakdown of your investments in just a few tabs. And because of this simplicity and trust, Grow has become India's largest stockbroker today. Check out the Grow app today for more details and stay tuned for this entire episode of Conversation with Kushal. कितने परसेंट मार्केट अभी ऑल टाइम हाई से क्रैश हुआ है एंड पीपल आर कंपेयरिंग दिस विद द कोविड क्रैश आल्सो, तो कितना सिमिलर है ये दोनों क्रैशेस? नहीं, पहले तो बहुत ही व्हाट आई वुड से नॉन सिमिलर है, दे आर नॉट सिमिलर एट ऑल। अगर आप देखेंगे तो कोविड वाज गॉड मेड क्राइसिस, सबसे बड़ा डिफरेंस ये है। ये वॉर ये हमने ह्यूमन मेड क्राइसिस है, ये ऊपर वाले ने क्राइसिस नहीं दिया हुआ है। इसके लिए जब ऊपर वाले ने क्राइसिस दिया था तभी मार्केट वाज इन ए क्राइसिस मोड बिकॉज इट इज ए लॉकडाउन। तो फूड के लिए भी लोग लाइन में कतार में खड़े रह के फूड लेता है, लेकिन आज आप और हम दोनों पॉडकास्ट कर रहे हैं हमारी ऑफिस में, जूम पे नहीं कर रहे, फिजिकल है। तो ये बहुत कोई सिमिलैरिटी नहीं है। हाँ, आप ये कह सकते हो कि रशिया यूक्रेन वॉर अगर आप देखोगे तो उसको और ये यूएस ईरान इजराइल की जो अभी जो चालू है युद्ध, उसको आप कंपेयर कर सकते हो। बहुत सारी सिमिलैरिटीज आपको मिलेंगी। और उसके पहले के जैसे सऊदी का जो प्रॉब्लम था, उसके पहले कुवैत का जो प्रॉब्लम था, वो आप सिमिलैरिटी प्लॉट कर सकते हो। लेकिन कोविड के साथ इसको कंपेयर करना आई डोंट थिंक दैट बी राइट थिंग। तो अभी अगर हम एग्जांपल्स ले तो पिछले जितने भी टाइम वॉर हुए, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर भी हुआ है या तो हमस वॉर भी जो हुआ था बहुत जी। पहले, सारे वॉर के बाद अगर 2 ईयर रिकवरी या 2 ईयर चार्ट्स देखते हैं तो लाइक बहुत ज़्यादा गेन्स दिए निफ्टी ने भी प्लस मिड कैप इंडेक्स वगैरह ने। तो आपको लगता है कि टुडे वी आर सिटिंग इन मिड मार्च राइट नाउ 2026, is this the best time to invest right now? Because yesterday I saw a video of Mr. Sanjoy Bhattacharya on Money Control. He was saying कि अभी इन्वेस्ट नहीं करोगे तो फिर कब करोगे, एंड सबसे बड़ी गलती करोगे अगर आप अभी इन्वेस्ट नहीं करोगे। तो आपका क्या व्यू पॉइंट है दैट इज दिस द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट राइट नाउ इन द मार्केट्स? देखिए, ऐसा है कि अनडाउटेबली ये सबको पता है कि दिस द बेस्ट टाइम, लेकिन फिर भी लोग करते क्यों नहीं है? ये ह्यूमन बिहेवियर हमें जानना पड़ेगा। करेक्ट? तो लोगों का सबसे पहले डर क्या होता है कि यहां से मेरा डाउनसाइड कितना है, अपसाइड तो ओपन है। देखो, इंडिया का नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 10-11% है, तो 7 साल में तो इंडिया ऐसे ही डबल होता है। और अगर बाजार 15% गिरता है तो और 15% उस पर जोड़ दो, तो वो तो सबको पता है कि इज ए वेरी गुड टाइम। बट इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी डाउनसाइड कितनी है। और यहाँ पे हमने एक बहुत बड़ा डेटा एनालिसिस जो हमने किया हुआ है पिछले 3 दिनों के अंदर, तो अगर आप रशिया यूक्रेन वॉर देखोगे तो मार्केट 31 जनवरी 2022 का जो मार्केट था उससे लो मारा करीब 15 जून 2022 को। निफ्टी वॉज डाउन अबाउट 10.5%। एंड आई एम सेइंग 31 जनवरी क्योंकि मैं ऐसा जनरली देखता हूँ कि मार्केट थोड़ी एफिशिएंट होती है, तो एग्जैक्टली ऑन डेट ऑफ वॉर में नहीं लेता हूँ। डेट ऑफ वॉर था 24 फरवरी 2022, लेकिन मैंने 31 जनवरी 2022 ली।
तो 31 जनवरी से जून तक निफ्टी 10% डाउन था। लेकिन अगर आप ये बार कंपेयर करोगे तो 31 जनवरी टिल टुडे मार्केट निफ्टी इज ऑलरेडी डाउन 10%। मैं आपको अलग तरीके से दिखाता हूं। जून महीने का 2022 का लो था, वो करीब 15,700 का निफ्टी था लो। अभी 4 साल हो गए, अब 10% अर्निंग्स ग्रोथ पकड़िए। 2022-23 में तो ग्रोथ ज्यादा था, लेकिन मैं कहता हूं कि 10% अर्निंग्स ग्रोथ अगर आप 4 साल का कंपाउंडिंग करेंगे ना, तो आज की उसकी वैल्यू है 22,700 और आज का मार्केट है 23,000। तो इसके लिए मुझे लग रहा है कि डाउन साइड बहुत ही लिमिटेड है। कितना है डाउन साइड? मोमेंटरी डाउन साइड के लिए कुछ भी हो सकता है, एक हेडलाइन न्यूज पे, एक रूमर पे भी आजकल बहुत कुछ चीज होती है। लेकिन अगर आप मुझे फंडामेंटली पूछोगे कि व्हाट इज अ फंडामेंटल डाउन साइड, तो मैं कहूंगा कि डाउन साइड इज लिमिटेड टू रफली अबाउट 5% बेस्ड ऑन प्योर फंडामेंटल। मैं आपको एक और एक एंगल देना चाहूंगा। अगर आप वैल्यूएशन बेसिस पे देखोगे तो निफ्टी दैट टाइम was 18.8 price to earning multiple on FY23. Today, when I look at similar number, we are trading at 18.5 PE multiple on FY27. तो PE पे तो हम सस्ते हो गए जून 2022 से। FY27 इसका क्या मतलब है? मतलब मीन्स 1 ईयर फॉरवर्ड अगर आप देखेंगे, कोई भी प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल हम 1 ईयर फॉरवर्ड देखते हैं, तो 1 ईयर फॉरवर्ड पे हम लोग आज 18.5 प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे है। जून 2022 में ये मल्टीपल हमारा था 18.8। तो इसमें अर्निंग्स पर शेयर जो डिवाइड किया है वो प्रोजेक्टेड अर्निंग्स 15% ईपीएस ग्रोथ किया है। 15 से 16% का ईपीएस ग्रोथ FY27 में स्ट्रीट का भी एस्टिमेट है। तो वो अगर आप एज्यूम करते हो 15-17% ईपीएस ग्रोथ का, तो आपका प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल भी 18.5 टाइम्स पीई मल्टीपल। तो फ्रॉम ऑल एंगल्स, अगर आप पीई एंगल से देखेंगे, अगर आप डाउनसाइड अपसाइड रेशियो के हिसाब से देखेंगे, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड आपका फेवर में है कि नहीं, यही चाहते हैं इन्वेस्टर जानना कि मेरे पास पैसे तो पड़े हुआ है, क्या मुझे आज डालना चाहिए कि मुझे 6 महीने के बाद डालना चाहिए। तो अगर मैं आपको फंडामेंटली ये सब चीज दिखाता हूं कि अगर आप वैल्यूएशन देख लो, आप परसेंटेज अपसाइड डाउनसाइड देख लो, वो टाइम का आपको याद रहेगा यूएस का इन्फ्लेशन। आपके इन्वेस्टर्स व्यूअर्स की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि दैट टाइम इट वाज ए हॉट इन्फ्लेशन। यूएस का इन्फ्लेशन तभी 8% हुआ करता था। आज यूएस का इन्फ्लेशन 2.5 है सर। इंडिया का इन्फ्लेशन दैट टाइम वो 7%। आज इंडिया का इन्फ्लेशन 3% है। तो हमारा मैक्रो बहुत ही फेवरेबल है टू एब्जॉर्ब सच नेगेटिव न्यूज। सो इवन इफ क्रूड अगर $100 के ऊपर रहता है अगले 30, 40, 50 दिन, मीन्स एक पीरियड पकड़ना पड़ेगा, देन ऑल्सो वी आर रीजनेबली ओके, क्योंकि हमारा इन्फ्लेशन, हमारी मॉनेटरी पॉलिसी, यूएस का इन्फ्लेशन, यूएस की मॉनेटरी पॉलिसी, दे आर क्वाइट इन सिंक। करेक्ट? तो इसमें कोई बड़ा हमें शॉक नजर में नहीं आ रहा है। तो हमारे मैक्रो बेटर है, फेवरेबल टर्म्स पे है, और वैल्यूएशन 2022 के नीचे में। इसके लिए मैं कहूंगा ये राइट अपॉर्चुनिटी है, और डाउनसाइड आपकी लिमिटेड है। अपसाइड तो अनलिमिटेड है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन डाउनसाइड आपकी लिमिटेड है, वो ज्यादा ही महत्वपूर्ण है। तो एकदम सिंपल लैंग्वेज में अगर किसी को पता नहीं कि ये स्टॉक मार्केट इतना क्रैश क्यों हुआ था लास्ट 1 वीक, लास्ट 2 वीक्स में, तो ऐसे 2 या 3 मेन रीजंस क्या हुए और क्या थे जिसकी वजह से ये मार्केट क्रैश हुआ था, सो दैट वी आल्सो अंडरस्टैंड कि व्हाट वाज द मेन रीजन ऑफ द क्रैश। सबसे पहले तो स्टॉक मार्केट क्रैश नहीं हुआ है। 10% करेक्शन को आप क्रैश नहीं कह सकते हो, इसको आप करेक्शन कह सकते हो। 25% के ऊपर मार्केट गिरता है तो उसको आप क्रैश कह सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि इंडिया में बाजार 10% गिरता है तो लोगों की फीलिंग ऐसी लगती है कि क्रैश हो गया बाजार। तो ये हमें जानना पड़ेगा कि वॉलेटिलिटी इज पार्ट ऑफ द मार्केट। 10% ये हेल्दी करेक्शन है। काफी टाइम से सब लोग कह रहे थे कि करेक्शन आना अनिवार्य है, और एक रीजन मिल गया, और ये रीजन बहुत बड़ा है, जियोपॉलिटिकल रीजन है। इंडिया क्रूड ऑयल डिपेंडेंट है, और क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता है तो हमारी बाजार हर बार नीचे ही जाती है। ये बार भी वही हुआ। लेकिन क्रूड ऑयल प्राइस बढ़ के भी आज 102, 103 पे है। लास्ट टाइम ऐसा नहीं था। रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम 124 पे था, और जनरली 15-20 दिन में क्रूड का पीक बन जाता है, क्योंकि मोस्ट अनसर्टेनिटी प्राइस इन हो जाती है। जैसे अपने बाजार में होता है, ऐसा कमोडिटी मार्केट में होता है। तो वहां पे अभी भी 104, 105 की रेंज में है कंपेयर टू 125। तो अगर हर परिणाम अगर आप देखोगे, हर परिबल देखोगे, हर फैक्टर देखोगे, तो आपको यही समझ में आएगा कि ये भाव से मेरा नुकसान होने का चांसेस कम है, और अगर नुकसान होएगा अभी तो भी कम नुकसान होएगा। लेकिन आपका जो ऊपर जाने का जो अपसाइड है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से, वो काफी स्ट्रॉन्ग अपसाइड।
तो आपके स्टॉक सिलेक्शन और फ्रेमवर्क की भी हम बात करते हैं। सो यू आर रनिंग अल्फा एक्यूरेट एडवाइजर्स, तो इसको कितने साल हो गए एंड व्हाट इज़ द टोटल एयूएम दैट यू मैनेज? तो ये हमारी एसेट मैनेजमेंट कंपनी आई स्टार्टेड इन 2009। तो इंडिया में शायद बहुत कम पीएमएस फर्म्स हैं जिसको 16 साल के ऊपर हो गए रहेंगे। तो वी आर वन ऑफ द फ्यू अर्ली एंट्रेंट पीएमएस इंडस्ट्री में। आफ्टर दैट ऑफ कोर्स इज अ वेरी लॉन्ग टाइम, 16 साल, एंड लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स ऑफ द मैक्रो एंड माइक्रो, बट थैंकफुली गॉड हैज बीन काइंड, एंड 16 साल में वी हैव डिलीवर्ड वेरी स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स, 19% compounded roughly for our multi-cap, and our budding beast, which is our mid and small cap strategy, has also delivered very solid growth of 25% compounding from last 5 years of its launch. Right now we manage close to 4,500 crores in terms of total assets under management across all our products. And important is our USP is very simple कि भाई रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स हमें डिलीवर करना है विद अ पीस ऑफ माइंड, एंड दैट्स व्हाट आवर यूएसपी इज ऑल अबाउट। कि कोई इन्वेस्ट कर रहे हैं हमारे साथ तो उनको रात को नींद अच्छी आनी चाहिए, और यही हमारी यूएसपी रही है कि प्रोटेक्ट कैपिटल करो और वेल्थ क्रिएट करो। तो आपने जो फर्स्ट सवाल भी जब भी पूछा था कि वॉर का क्या लग रहा है अपसाइड का, तो मैंने पहले कहा कि आप पहले रिस्क समझ लो। एक बार रिस्क समझ जाओगे तो अपसाइड तो ओपन है, आपकी डाउनसाइड कितनी है वो ज्यादा समझ लो। पहले प्रोटेक्ट कैपिटल प्रिंसिपल एंड फिर वेल्थ क्रिएशन प्रिंसिपल। तो आपका एक बहुत इंटरेस्टिंग फ्रेमवर्क है स्टॉक सिलेक्शन का, व्हिच इज़ कॉल्ड एज़ द 3M फ्रेमवर्क। तो हमारे व्यूअर्स को एक्सप्लेन कर सकते हो दैट व्हाट इज़ द 3M फ्रेमवर्क फॉर सिलेक्टिंग स्टॉक्स, सो वी आल्सो अंडरस्टैंड कैसे स्टॉक्स को सिलेक्ट करना है? 3M एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो बहुत ही सिंपल है, कोई भी रिटेल इन्वेस्टर को भी इससे इंप्लीमेंट कर सकता है, और ये बहुत ही इफेक्टिव है। तो सिंपल एंड इफेक्टिव, इट इज ए वेरी पावरफुल कॉम्बिनेशन। फर्स्ट एम है मार्केट साइज। मार्केट साइज का मतलब होता है साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी। जो बिजनेस में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो कंपनी में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो कंपनी का बिजनेस जो है वो कौन सी सेक्टर में है और उसकी अपॉर्चुनिटी साइज कितनी बड़ी है। क्या वो हिंद महासागर जितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्या वो छोटा सा तालाब जैसी अपॉर्चुनिटी है। अगर वो हिंद महासागर अपॉर्चुनिटी है तो हमें देखनी चाहिए, और एकदम छोटी अपॉर्चुनिटी है तो हमें स्किप करनी चाहिए। तो फर्स्ट एम है मार्केट साइज, साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी, बिगर इज बेटर। सेकंड एम है जो सबसे इंपॉर्टेंट एम है, वो है मार्केट शेयर। कंपनी का मार्केट शेयर वो इंडस्ट्री के अंदर कितना है, ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इंडिया बहुत ही कॉम्पिटिटिव मार्केट रही। मैं हर बार कहता हूं, पिछले कॉन्फ्रेंस में भी मैंने कहा था कि इंडियन कंज्यूमर एक ऐसा कंज्यूमर है कि ही वांट्स बेस्ट बट ही वांट्स फ्री। और ये बेस्ट विथ फ्री, ये प्रमोटर्स के लिए पैसा नहीं बन सकता है, क्योंकि बेस्ट और आप फ्री में प्रोवाइड कर दोगे तो नुकसान हो जाएगा, और नुकसान होएगा तो ब्लड ऑन बैलेंस शीट हो जाएगा, बट इट कैन नॉट बी माई ब्लड। तो हमें इस तरह से कंपनी जो सेक्टर्स आइडेंटिफाई करने हैं, जो हम करते हैं कि जहां पे बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ प्लेयर्स वो इंडस्ट्री में रहते हैं। उससे बाय डिफॉल्ट क्या हो जाता है कि कंपनीज की काइंड ऑफ ओलिगोपोलीज, मोनोपोलीज बन जाती है। और जब ये ओलिगोपोलीज मार्केट लीडरशिप बनती है तो आपको उधार पे पैसा कम लेना पड़ता है, तो बोरोइंग्स कम होता है। जब ये बोरोइंग्स कम होता है तो आपका अर्निंग्स पावर बढ़ जाता है। जब भी आपका अर्निंग्स पावर बढ़ जाता है तो इक्विटी मार्केट में एक टर्मिनोलॉजी है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, काफी लोग उसके रोज बोलते हैं। कोई लोग रिटर्न ऑन इक्विटी कहते हैं, कोई लोग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ROI और ROE वो हाई हो जाता है, वो ROE हाई हो जाता है तो आपका री इन्वेस्टमेंट भी हाई हो जाता है, और अगर री इन्वेस्टमेंट हाई हो जाता है तो आपका अर्निंग्स वापस हाई हो जाता है। तो एक वर्चुअल साइकिल में, वर्चुअल सर्कल में आप आ जाते हैं। मार्केट लीडरशिप, बेटर प्राइसिंग पावर, less borrowings, low debt equity, high reinvestment, high ROE, high growth. It's a virtuous cycle. That's critical. Because if you are not into this virtuous cycle, तो कंपनी को करना पड़ेगा बोरोइंग, और कंपनी को बोरोइंग करना पड़ेगा तो आपने जितनी भी ब्लू चिप कंपनीज भी, अगर आपने सेंसेक्स और निफ्टी से बाहर होती हुई दिखी हुई पिछले 30 साल में, 3 डिकेड्स 4 डिकेड्स में अगर आप देखोगे तो वही कंपनी की कंपनी बहुत अच्छी थी,
मार्केट लीडरशिप भी शायद थी, लेकिन कंपनी ने बहुत सारा बोरोइंग ले लिया और बाद में कंपनी को तकलीफ हो गई फाइनेंशियली और डिस्ट्रेस में आ गई और फिर कंपनी चेंज हो गई। तो ये सेकंड एम है मार्केट शेयर, और थर्ड एम है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू गेट, करेक्ट? सो वैल्यूएशंस आर एक्सट्रीमली क्रिटिकल। देयर एट व्हाट वैल्यूएशन ये जो बिजनेस में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, जिसकी मार्केट साइज बड़ी है, जिसका मार्केट शेयर बड़ा है, जिसका ग्रोथ अच्छा है, लेकिन क्या वैल्यूएशन में मैं परचेस कर सक रहा हूं? तो हमें फेयर वैल्यूएशन देना चाहिए, रीजनेबल वैल्यूएशन देना चाहिए। अगर वो अनरीजनेबल रहा तो वापस हमारे नुकसान के चांस बढ़ जाते। तो इसमें कैन यू एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल ऑफ अ स्टॉक दैट फिट्स इन दिस 3M स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया, एंड वो एग्जांपल के थ्रू आप बता सकते हो कि आपने वो स्टॉक क्यों सिलेक्ट किया, उसका मार्केट साइज कितना था, मार्केट शेयर कैसा था, एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे इंप्रूव हुआ? बहुत सारी कंपनी है, तो मैं आपको 2-3 एग्जांपल के तौर पे देखना चाहूंगा, लेकिन मैं पहले डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, एंड आई विल आल्सो रिक्वेस्ट यू टू प्लीज पुट दैट डिस्क्लेमर, Yes. क्योंकि हम जो स्टॉक्स की बात करेंगे ये हमारे पोर्टफोलियो में भी रह सकते हैं और हमारे इन्वेस्टमेंट में भी रह सकते हैं, और ये रिकमेंडेशन नहीं है। Yeah. दिस आर जस्ट टू शोकेस दैट हाउ वी आर फॉलोइंग अवर इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी। और ये जो स्टॉक्स के नाम करें, हो सकता है कल मैं स्टॉक बेच भी दूं, करेक्ट? क्योंकि हम तो बिजनेस साइकिल मॉनिटर करके जो हमारी सबसे बड़ी यूएसपी है, जो आगे बात करेंगे, वो एग्जिट है। ये तो सिर्फ 50% ऑफ द बातें हैं। सो मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल HVDC, हाई वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर, जो है बहुत ही यूनिक इंडस्ट्री है। अगर आप पूरे वर्ल्ड में देखोगे और गूगल पे आप एक वर्ड सर्च करो कि ब्लैकआउट्स, बड़े बड़े एयरपोर्ट्स, बड़े बड़े शहर वर्ल्ड के ब्लैकआउट हो रहे हैं पिछले 6, 8, 12 महीने। स्पेन में भी ये हाल में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में हाल में हुआ था। क्यों? क्योंकि वो जो रिन्यूएबल एनर्जी जो प्रोड्यूस हुई है, दे आर नॉट एबल टू ब्रिंग इट टू द सिटीज। सो ग्रिड में अंडर इन्वेस्टमेंट हुआ है, ग्रिड ट्रिप होती है, और उसके लिए देयरफॉर जरूरी पड़ जाता है HVDC। अभी HVDC अगर आप देखोगे तो वर्ल्ड में सिर्फ 3 कंपनी है। एक है हिटाची ग्लोबल, दूसरी है सीमेंस, और तीसरा है वर्नोवा। तो अभी जब हिटाची हमने जब इंडिया में आइडेंटिफाई किया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट साइज, तो मार्केट साइज कितना बड़ा है? तो मार्केट साइज बहुत बड़ा है, क्योंकि जैसे जैसे रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी लगती है उतना ज्यादा आपको HVDC अपॉर्चुनिटी लगेगी। तो इंडिया की रिन्यूएबल एनर्जी और इंडिया की ट्रांसमिशन कैपेसिटी, जो कैपेक्स डबल हो रहा है एज पर पावर ग्रिड का जो गवर्नमेंट का प्रेजेंटेशन है, बाय 2030 गीगावाट का जो अपना एडिशन हो रहा है, ह्यूज 3x 4x HVDC का ग्रोथ हो रहा है। सो मार्केट साइज इज बिग। मार्केट शेयर की बात करें तो वर्ल्ड में 3 ही कंपनी है, तो इंडिया में भी वही 3 कंपनी है, चौथी कंपनी नहीं है, तो ओलिगोपोली हो गई। और फिर हमने कहा कि ये बिजनेस साइकिल क्या है, क्या हमें बिजनेस साइकिल में ग्रोथ ये लेवल से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो हमने करीब सितंबर 2023 से इवैल्यूएट कर रहे थे, और हमने अक्टूबर नवंबर 2023 में लिया। आई थिंक स्टॉक प्राइस वाज 3300 रफली, करेक्ट? एंड वी सी फ्रॉम हियर नेक्स्ट 3-4 years looks very very exciting to us. So we bought this company, and of course stock price has become 8 times currently from our purchase price. So this is like one example. Likewise, there are so many sectors where there are oligopolies. Like जैसे for example अगर आप शॉक एब्जॉर्बर देखिए, तो शॉक एब्जॉर्बर में 3 ही कंपनी है, गैब्रियल है, मुंजाल शोआ एंड एंड्योरेंस है। तो ओलिगोपोली है, मार्केट साइज बहुत बड़ी है, प्लेयर्स 3 ही है। अभी इसमें आपको जहां पे आपको लग रहा है कि ग्रोथ आ सकता है, वो आप कंपनी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि हमें हमारा मानना है कि गैब्रियल विल डिलीवर वेरी सॉलिड ग्रोथ। फ्रॉम लास्ट फ्यू इयर्स वी हैव बीन very bullish on this company, and currently also we own this company. Please put disclaimer, I repeat again. So likewise we need to identify. अगर स्पेशलिटी केमिकल है तो उसमें फ्लोरीन केमिस्ट्री एक बहुत ही निश सेगमेंट है। तो यहाँ पे हमारे पास काफी सालों से पहले नवीन फ्लोरीन नाम की एक कंपनी है, विच इज टॉप 3 इन इट्स रिस्पेक्टिव सेक्टर। ऑटो एंसिलरी की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल एयरबैग्स, एयरबैग्स में कितने प्लेयर है? 3 प्लेयर ही है, ओनली 3-4 प्लेयर्स मार्केट। तो कार इंडस्ट्री का ग्रोथ 7% है, लेकिन एयरबैग इंडस्ट्री का ग्रोथ 18% है। क्यों? क्योंकि पहले 2 एयरबैग लग रही थी, फिर रूल्स आए कि 4 एयरबैग सेफ्टी फीचर्स, और अभी जो एसयूवी चला रहे तो 8 एयरबैग हो गई। तो उनो मिंडा स्टॉक बिकेम 100 bagger, 10,000% up in last 11 years. Company roughly delivered, I think, 32% plus compounded net profit growth for 11 years. Oh, wow. That's a lot. तो ये 35% कंपाउंडिंग क्यों हुआ? क्योंकि मार्केट साइज बहुत बड़ी थी, और वो कंपनी पहले से जो भी काम करता था उसमें टॉप 3, टॉप 4, टॉप 5 में होते थे, और वो 5 ही प्लेयर होते। और फिर कंपनी ने ग्रोथ वो डिलीवर किया, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी वैल्यूएशन वाज रीजनेबल।
That's why you create the wealth. So I can give many more such examples, but that framework is very powerful. Coming back to that framework, and that's critical. If you follow this framework of market size, market share, and margin of safety, you will able to protect capital during bad times by falling less, and you will able to create wealth during good times. बट इसमें डोंट यू थिंक देयर इज अ डिसएडवांटेज जहाँ पर अगर मैं एक इंडस्ट्री ले रहा हूँ जहाँ पर ओलिगोपोली है एंड लेट्स से 2-3 प्लेयर्स ही है, आई एम मिसिंग आउट ऑन बिग गेन्स ऑन लेट्स से स्मॉल कैप स्टॉक्स व्हिच मे नॉट बी इन द ओलिगोपोली थीम बट दे आल्सो हैव अ वेरी बिग पोटेंशियल ऑफ जनरेटिंग लाइक मल्टी बैगर रिटर्न्स. तो वो मिस आउट नहीं होगा इसमें? इसमें मिस आउट इसके लिए नहीं होता है वो, क्योंकि अगर आपको सस्टेनेबल चाहिए, आपकी कंपनी की सस्टेनेबल ग्रोथ चाहिए, तो वो ओलिगोपोली, मोनोपोली या टॉप 5 टॉप 10 प्लेयर्स की थीसिस जरूरी है. दूसरी कंपनीज में भी वेल्थ बनती है, लेकिन आपको इन आउट बहुत करना पड़ेगा, क्योंकि वो कंपनी का मोट नहीं होता है. देखो जैसे फॉर एग्जांपल कमोडिटी कंपनीज में, उसमें भी पैसा बनते हैं. कमोडिटी स्टॉक 5 गुना बढ़ता ही है ना, लेकिन जैसे ही वो 3 गुना बढ़ते हैं, प्राइस अगर स्टील का ऊपर जाता है, तो दूसरे 50 कारखाने खड़े हो जाते हैं तुम्हें कंपटीशन देने के लिए, और फिर ऑटोमेटिक आरओई कम हो जाता है. तो इसके लिए आपकी अंडरलाइंग वोलेटिलिटी अगर आप देखेंगे, स्टील कंपनी हिस्टोरिकली देखेंगे, तो 2002 में बड़ी बड़ी जो टॉप 3 स्टील कंपनीज थी, तीनों की तीन BIFR में थी, क्योंकि 99 के बाद सब जोर से लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया, फिर बैंक्रप्सी हो गई. So commodity businesses, not only commodity as a steel, I'm saying there are many businesses in India which are commodity businesses. जैसे all others business are commodity. अगर आपकी टॉप प्लेयर्स अगर इंडस्ट्री में 10-12 के ऊपर अगर है, तो वो बिजनेस में एंट्री बैरियर नहीं है. और जो बिजनेस में एंट्री बैरियर नहीं होता है, तो बिजनेस का प्राइसिंग पावर नहीं होता है. व्हेन योर बिजनेस डजंट कमांड ए प्राइसिंग पावर, इट बिकम्स ए काइंड ऑफ ए कमोडिटी बिजनेस, पर्टिकुलरली द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. सर्विस सेक्टर में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सर्विस सेक्टर में किसी का मोट नहीं हो सकता है, उसमें ऐसे भी एंट्री बैरियर नहीं. जैसे फॉर एग्जाम्पल IT सर्विसेज, तो बैंकिंग सर्विसेज, फाइनेंस सर्विसेज, वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेसेस, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, तो यहाँ पे टॉप 3 टॉप 4 वाला यहाँ पे नहीं चलता है, क्योंकि बैंक्स का तो रॉ मटेरियल ही कैपिटल है. मोर कैपिटल यू रेज, मोर लेंडिंग यू कैन डू. बट इन द मैन्युफैक्चरिंग साइड इन पर्टिकुलरली, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मस्ट हैव द मोट, एंड दैट मोट मस्ट रिजल्ट इन टू दैट प्राइसिंग पावर. आपको तो एक ही सवाल पूछना है, चाहे आपको अगर नक्की करना है कि ये धंधा अच्छा है कि खराब है, सिंपल, क्या ये प्राइसिंग पावर ये बिजनेस में है कि नहीं. कल अगर बिजनेस ने 5% प्राइस इंक्रीज कर दिया बिकॉज क्रूड ऑयल बढ़ गया, क्या कस्टमर एब्जॉर्ब कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा. आपको पता रहेगा, फ्राइडे को मर्सिडीज बेंज का अनाउंसमेंट है, अप्रैल महीने से मर्सिडीज बेंज की गाड़ी की प्राइस बढ़ रही है. उसने अनाउंसमेंट फ्राइडे को ही कर दिया, क्योंकि इज द मोस्ट प्रीमियम सेगमेंट. तो उसको पता है कस्टमर, मेरा गाड़ी में प्रॉब्लम है ही नहीं, कस्टमर को लेना ही है. तो इसको कहते हैं प्राइसिंग पावर, एंड दैट्स इंपॉर्टेंट. इज ए प्राइसिंग पावर गिव्स यू ROE. तो ये एकदम सिंपल कहते हैं ना, एसिड टेस्ट अगर आपको देखना है कि मेरा धंधा जो मैं जिसमें इन्वेस्ट कर रहा हूं वो कितना अच्छा है, तो आपको एक ही सवाल पूछना है, क्या उसके पास प्राइसिंग पावर है कि नहीं. और ऐसे कौन से एग्जांपल्स हो गए ऑफ बिजनेसेस जहाँ पर प्राइसिंग पावर है एंड एग्जांपल्स ऑफ बिजनेसेस जहाँ पर आपको लगता है प्राइसिंग पावर नहीं है? बहुत सारे बिजनेसेस, देखो ऐसा होता है ना कि हर सेक्टर के अंदर विनर्स और लूजर्स होते हैं. एक स्केल के बाद आपको प्राइसिंग पावर मिलना स्टार्ट होता है. कभी कभी ऐसा भी होता है. तो इसके लिए मैं कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कंपनी को मॉनिटर करते, रिस्पेक्ट करते, लेते नहीं. अगर वो नंबर 10 पे है तो उसको मॉनिटर करो, क्योंकि वो ही इज नाउ ट्राइंग टू बिकम, ही इज अ चैलेंजर, जो मैनेजमेंट लैंग्वेज में उसको चैलेंजर कहते हैं, लेकिन वो लीडर नहीं बना है. तो हम टॉप 3 टॉप 4 प्रीफर करते हैं, नंबर 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर 9 को मॉनिटर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हम पोर्टफोलियो में मोस्टली लेते नहीं, क्योंकि उसको नंबर 10 से नंबर 5 आने के लिए वो पहले 5 वाले जो लोग हैं ना, वो बहुत कोशिश करेंगे कि ये आ ही ना पाए. सो वो ब्लड बात होता है. तो इंडस्ट्री चली जाती है प्राइस वॉर में, और जब भी प्राइस वॉर में इंडस्ट्री चली जाती है ना, तो इंडस्ट्री से हमें हमारे इन्वेस्टमेंट रखने नहीं चाहिए, क्योंकि जब भी प्राइस वॉर होता है ना, तो ये दोनों की बैलेंस शीट ब्लीड होती है. लेकिन जो नंबर 10 होता है ना, वो उसकी कैपेसिटी नहीं होती कि वो लॉस एब्जॉर्ब कर सके. आप देखो टेलीकॉम इंडस्ट्री में क्या हुआ, पहले तो 18, 20, 22, 25 लोग थे, BPL भी था, ऐसे कितने सारे लाइसेंस थे, आपको तो पता है. फिर क्या हुआ, एक प्राइस वॉर हुआ,
और जो बैलेंस शीट स्ट्रांग था जिसने पहले प्राइसिंग पावर एंजॉय किया था वो टिक पाया, बाकी सब लोग इंडस्ट्री से बाहर हो गए और फिर 3 प्लेयर ही बचे। उसमें भी एक प्लेयर तो अभी भी स्ट्रेस में है, ऐसे तो 2 ही प्लेयर बचे। तो 2 प्लेयर क्यों बचे? क्योंकि वो प्राइस वॉर में भी उनकी बैलेंस शीट तगड़ी थी, तो आपका प्रोटेक्ट कैपिटल रहा। अगर कोई भी आदमी फिर भी फंस गया लेकिन आप नंबर 1 नंबर 2 में थे, तो आपने खराब टाइम में प्रोटेक्ट किया और अच्छा टाइम आया तो वो शेयर्स ने 10 गुना आपको करके दे दिया। मैं इसके लिए कहता हूं कि नंबर 1, हम वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते। हमें ये कॉल नहीं लेना है कि हर माइक्रो कैप में हमारे 10 गुना पैसा बनना चाहिए, जरूरी नहीं है, क्योंकि वहां पे आपका स्ट्राइक रेट और सक्सेस रेट विल बी 1 आउट ऑफ 1000 रहेगा। बट अगर आप लीडर्स लेते हो तो प्रोबेबिलिटी इज इन योर फेवर दैट योर चांसेस दैट यू विल मेक मनी फॉर द लॉन्ग टर्म इज वेरी वेरी हाई। ऐसा भी होता है कि अगर एक सेक्टर में 2 या 3 कंपनीज है, ओलिगोपोली है, और अगर आपको लग रहा है कि ये सारी कंपनीज अच्छा कर सकती है, सो यू विल टेक पोजीशंस इन ऑल द कंपनीज? जनरली ऐसा नहीं होता है, वी प्रीफर कि हम उसमें से भी एक ही कंपनी सिलेक्ट करें। Okay. लेकिन हाँ, अगर लग रहा है कि बहुत ही एक्साइटिंग है और टेलविंड पूरी इंडस्ट्री की बहुत ही जोरदार है, तो टाइम बीइंग के लिए 2 कंपनी क्या हम ले सकते हैं तो कर सकते हैं। बट जनरली हम प्रीफर करते हैं कि वो सेक्टर में से एक ही कंपनी हम इन्वेस्ट करें। सो देन लगेज इंडस्ट्री में आई थिंक आपने वीआईपी और सफारी दोनों में इन्वेस्ट किया था, राइट? नहीं, लगेज में भी इन्वेस्टेड ओनली इन सफारी। ओके। सफारी भी इन्वेस्टेड इन April 2021. We monitored Safari for 10 years. But when Safari became top 3, that's when we bought. And from there, company was loss making. From loss making, company made 200 crores of profit. And stock price became 7 times from our purchase price. And then we exited. And then we re-looked at it and evaluated again. That's separate matter. But so we basically look at companies which can improve its market share. So we avoided VIP because we said Safari is going to be the big winner in this entire game because of the focus of the management. So we skipped VIP and we bought Safari. एंड ट्रेंड भी आपने आई थिंक इन्वेस्ट किया हुआ, तो ट्रेंड में इन्वेस्ट करने का क्या थीसिस है? Trent, when we invested, it was again, I think October 2020. First unlockdown was happening. Trent एक रिटेल कंपनी है। रिटेल कंपनी का सबसे बड़ा मापदंड यह होता है कि कितना स्क्वायर फीट आपका बिजनेस में। तो पहले तो आप मार्केट साइज देखो, साइज ऑफ इंडस्ट्री इज ह्यूज, इंडियन रिटेल इंडस्ट्री इज ह्यूज। उसमें भी अगर आप देखोगे तो ऑर्गेनाइज 20% है, अनऑर्गेनाइज 80% है, तो 80 में से 20% धीरे धीरे एवरी ईयर आता रहेगा, तो आपको टेल विन बहुत बड़ी है। अभी आप मार्केट शेयर पे आ जाइए, तो लार्जेस्ट ऑर्गेनाइज प्लेयर इंडिया में कौन है रिटेल अपैरल में? नंबर 1 इज ट्रेंड, बाय फार द लार्जेस्ट प्लेयर। तो मार्केट साइज हाई, बिग, मार्केट शेयर नंबर 1। Now, business cycle of the company, very important. This company was having roughly 1.75 million square feet under its flagship format, which is called Westside. तो वेस्टसाइड में करीब 2 मिलियन स्क्वायर फीट ऑपरेट कर रहे थे, और यही कंपनी ने जूडियो में 4 साल में 2019 से 2018 से लेकर 2021 तक करीब 2 मिलियन स्क्वायर फीट ऐड कर दिया। मींस ट्रेंट ने एक ट्रेंड ऐड कर दिया, और जब भी उन्होंने इतना बड़ा ऐड कर दिया और जब भी हमने जूडियो का एक्चुअली फॉर्मेट देख के और विजिट किए, तभी हमें समझ में आ गया कि ये एक जो मंत्र है कंज्यूमरिज्म में, अगर आपको शेयर बाजार में पैसा कमाना है तो आपको एक ही चीज देखनी है, क्या वो ब्रांड एस्पायरेशनल है, नंबर 1, और नंबर 2, क्या वो ब्रांड अफोर्डेबल है। सिर्फ एस्पायरेशनल रहेगा तो धंधा नहीं होना है, और सिर्फ अफोर्डेबल रहेगा तो भी धंधा नहीं होना। एस्पायरेशनल एंड अफोर्डेबिलिटी दोनों जरूरी है। Zudio hit that coin at the right point. It is aspirational brand, giving cooling experience to the customer who was otherwise buying from the streets at $799 in his store. Aspirational with affordable, with a high quality, and that is the game what Zudio was. So we said this business has to make money over long term. And when we bought Trent became almost 5, 7, 8 times. And then part of it we exited in December 2024 mein, we started trimming. So that was the reason for why we became bullish that time on Trent.
एंड ये सेक्टर में आई थिंक एक और कंपनी है V2 रिटेल विच इज़ नॉट डायरेक्टली मतलब कंपटीशन ही है बट नॉट एट दैट स्केल ऑफ ट्रेंड बट दैट इज ऑल्सो समथिंग इन द tier 3 tier 4 cities selling products that are aspirational. तो V2 रिटेल इज़ लाइक अ स्मॉल कैप कंपनी, तो वो इतना बड़ा कंपनी नहीं है। तो आपको नहीं लगता है कि अगर बड़ा पैसा या बड़ा मल्टीबैगर बनाना है तो लेट्स से इवन समवन लाइक अ V2 रिटेल, दैट इज समथिंग व्हिच यू शुड लुक एंड इन्वेस्ट in Yeah, that? so we are holding V2 retail, by the way. Okay. So again, size of opportunity is huge, Hmm. correct? And this is not a manufacturing sector, kind of. This is more like a service kind of a business. This is not pure manufacturing. उसमें दुकान लगानी है तो कैपेक्स बहुत बड़ा नहीं है. ऐसा नहीं कि 2000 करोड़ का आपको प्लांट लगाना है. इसके लिए अगर आप इंडिया में देखोगे तो रिटेल फॉर्मेट्स तो बहुत सारे हैं. तो वर्ल्ड में भी बहुत सारे हैं. तो इसमें कोई बहुत बड़ा एंट्री बैरियर नहीं है. इसमें सबसे बड़ा एंट्री बैरियर अगर आप देखोगे ये बिजनेस में, तो उसका सबसे बड़ा एंट्री बैरियर वो है एग्जीक्यूशन, कि आपका डिजाइन जो है कितना जल्दी आप उसको टर्न कर सकते हो, और आपकी दुकान का टर्न आउट आप कितना टाइम कर सकते हो, पर स्क्वायर फीट कितना इन्वेंट्री आप चर्न कर सकते हो, और ये पूरा फंक्शन है इनोवेशन का, डिजाइन का, कस्टमर प्रोफाइल का, एसकेयूज वगैरह वगैरह वगैरह. तो V2 रिटेल इज वन ऑफ दैट कंपनी विच इज currently showing a very good execution trend from last 18-24 months. So yes, those kind of companies you can always look at it. Again, अगर आप ऑर्गेनाइज रिटेल में देखेंगे तो बहुत ही मीन्स यू कैन काउंट ऑन योर फिंगर की हाउ मेनी कंपनीज आर देयर. तो ऑर्गेनाइज रिटेल में तो बहुत कम कंपनी है, एंड दैट कंपनी इज आल्सो वन ऑफ द कंपनी इनटू दैट. एंड V2 रिटेल में स्पेसिफिकली आई थिंक जो रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट होता है, आई थिंक वंस दैट स्केल्स अप द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड improves like drastically in these kind of businesses, right? Yeah, the retail business typically works like that. बट जब जब एक्सपांसन स्टोर का होता है तभी आपको वो अंडरलाइन ROC दिखता नहीं है, क्योंकि एक ओल्ड स्टोर होता है और एक न्यू स्टोर्स होता है. तो जैसे जैसे न्यू स्टोर्स आपके ज़्यादा खुलते हैं तभी तक आपका ROC डिप्रेस रहता है. जब भी न्यू स्टोर्स खोलना कम हो जाता है तभी आपको ROC बढ़ते हुए दिखाई देता है. सो एज एन इन्वेस्टर वी नीड टू लुक लिटिल बिट फ्यूचरिस्टिक. हमें देखना पड़ता है कि अगले 2-3 साल में क्या ट्रेंड होने वाला है, keeping in mind is expansion of the business. So you have a framework called as growth at reasonable price and you follow this very meticulously. तो simple language में अगर explain करना है तो इसका meaning क्या होता है, and how do we identify companies which are growing at reasonable price? अगर मैं एक retail investor हूँ, मुझे ये framework करना है GRP, तो मैं कैसे apply कर सकता हूँ मेरे life में? तो फर्स्ट मार्केट साइज और मार्केट शेयर जो है, फर्स्ट तो बहुत शायद आसान है मार्केट साइज का करना. दूसरा जो मार्केट शेयर है वो भी शायद आप ढूंढ सकते हो कि कंपनी का मार्केट शेयर कितना है. लेकिन उसके बाद जो तीसरी चीज उसके अंदर जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि एट व्हाट स्टेज द बिजनेस साइकिल द कंपनी इज, जो ग्रोथ कितना है. तो ये इतना आसान नहीं है कि सब आसान होता था तो कोई इन्वेस्टमेंट मैनेजर की जरूरत ही नहीं पड़ती थी. सो वो वहां पे बेसिकली एक्सपर्टीज एंड कॉम्पिटेंस कम्स इनटू प्ले. तो वहां पे आपको पूरा वो डीप डाइव रिसर्च करना पड़ता है कि भाई वो कंपनी की बिजनेस साइकिल आगे जाके 2 साल में क्या होने वाली है. अगर वो ग्रोथ 18-20%, 25% है तो फिर आप देख सकते हो फिर वैल्यूएशन क्या है. लेकिन वो ग्रोथ कितना आएगा ये सबसे इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे आपको बिजनेस साइकिल का डोमेन और कॉम्पिटेंस होना बहुत जरूरी है. So can you deep dive into this and explain growth at reasonable price example? So वो अगर के through ग्रोथ अगर कैसे आपको होगा? लगता है कि भाई ग्रोथ ये कंपनी का 18-20% आने वाला है, तो फिर आपको देखना है उसके बाद प्राइस टू अर्निंग रेशियो के जगह पे PEG. मोस्टली क्या होता है इंडिया में, मोस्ट इन्वेस्टर्स काफी टाइम जो डिबेट भी होती है बड़ी बड़ी न्यूज चैनल्स पे, प्रिंट मीडिया में, कि इंडियन मार्केट्स आर वेरी एक्सपेंसिव. तो वो देखते हैं PE, एब्सोल्यूट PE पे इंडियन मार्केट्स आर एक्सपेंसिव. बट दैट्स एक्चुअली रॉन्ग थिंग. व्हाट वी शुड लुक एट इज व्हाट इज द रिलेटिव PEG ऑफ द कंपनी. जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे निफ्टी अगर आप देखो तो आज निफ्टी करीब 19 का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे है. FY27 मींस 12 महीना फॉरवर्ड का एक प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल है, करीब 19 का है. और अपना ग्रोथ करीब 15% का अपना अर्निंग्स ग्रोथ FY27 में आने वाला है. अगर आप हिस्टोरिकली देखेंगे तो 12% निफ्टी का अर्निंग्स ग्रोथ आया हुआ है. तो निफ्टी इज ट्रेडिंग एट रफली 1.6 टाइम्स PEG. तो 12% लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड 1.5 टाइम्स PEG. तो आप एक बेंचमार्क बना लीजिए कि आपका एक बेंचमार्क है. अभी जो कंपनी आप देख रहे हैं वो कंपनी का ग्रोथ कितना है. अगर आप बोलोगे वो कंपनी का ग्रोथ 25% है,
तो वो स्टॉक 40 का पी पे भी ट्रेड कर सकता है। 40 का पी एक्सपेंसिव नहीं है, शायद सस्ता है, क्योंकि हाइपोथेटिकली उसका प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल 52 का भी हो सकता है। तो काफी इन्वेस्टर्स जो होते हैं, जो हमारे डिस्कशन होता है कि भाई 40 का पी है तो ये तो बहुत एक्सपेंसिव है, तो वो रॉन्ग है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने जब भी टाइटान लिया था 4 साल पहले, तो टाइटान वाज ट्रेडिंग एट 62 पी। तो मेनी इन्वेस्टर्स सेड कि डोंट यू थिंक दैट 60 रुपीज टू एक्सपेंसिव? आई सेड नो, बिकॉज ग्रोथ इज गोइंग टू बी 30%. It was the cheapest consumer stock in India. And then stock delivered 25% compounding for last 3-4 years. Trent, when we bought, it was trading at 95 price to 100 P. Okay. But I said growth is going to come now. That's how you need to look at retail. And after going up 4 times, stock was trading at 70 P, 70, not 200. 4 गुना स्टॉक हुआ तो स्टॉक का पी 400 हो जाना चाहिए, बट नहीं, क्योंकि उसका अर्निंग्स बहुत सॉलिड आया, वो 80 का पी हो गया कंपेयर टू 100. हिटाची एनर्जी जब भी हमने लिया, कंपनी का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल था 130, लेकिन उसके बाद हिटाची एनर्जी ने 18%, 25% अर्निंग्स ग्रोथ देके 40% ऑर्डर इनटेक ग्रोथ किया, और आज भी उसका वैल्यूएशन 8 गुना होने के बाद भी 1 ईयर फॉरवर्ड पे करीब 60 का पी पे। तो देखना है पीईजी। अगर आपकी कंपनी का ग्रोथ बहुत अच्छा है तो कंपनी का पीईजी भी अच्छा रहेगा, और आपके पास बेंचमार्क है कि 12% ग्रोथ पे 1.5 पीईजी मिल रहा है, तो 20% ग्रोथ पे 1.8 तो मिल सकता है। एनीथिंग अबाउट 3 पीईजी इज डेंजर। एनीथिंग अबाउट 2.8 के ऊपर अगर जब भी पीईजी होना चालू हो जाता है फॉरवर्ड, तभी आप डेंजर जोन में, कि आप कहते हैं ना ओवर वैल्यूएशन अंडर वैल्यूएशन जो है, तो 2.8 के ऊपर जब भी जाना चालू हो जाता है तभी वो ओवर वैल्यूएशन के डायरेक्शन में वो जा रहा है, तो वहां पे आपको कॉशियस होना चाहिए। आपने बताया आपके प्रीवियस आंसर में दैट वन ऑफ द यूएसपीज ऑफ अल्फा एक्यूरेट एडवाइजर्स इज द एग्जिट। सो कैन वी स्पेंड सम टाइम हियर? आप कैसे डिसाइड करते हो दैट अभी ये स्टॉक को एग्जिट करना है? आई थिंक ये सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्योंकि मेरा मानना है कि जनरली स्पीकिंग ये बहुत सारे डिस्कशन लोग इसी पे करते कि क्या लेना है और कैसे लेना है। मल्टी बैगर्स, बुक्स बहुत सारी है, लेकिन कभी बेचना है वो सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि क्या लेना शायद सबको पता है, बहुत सारे मॉडल्स अवेलेबल है, लेकिन बेचना कभी है, और ये एक आर्ट एंड साइंस है। और यहाँ पे बिजनेस साइकिल का जो तजुर्बा जो होता है, जो एक्सपीरियंस होता है, वो बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करता है। तो व्हाट वी डू इज दैट वंस वी बाय द स्टॉक्स, देन वी मॉनिटर वैल्यूएशंस, एंड देन वी मॉनिटर बिजनेस ग्रोथ साइकिल्स। अगर हमें लग रहा है कि वैल्यूएशंस आर टू एक्सपेंसिव और इट इज टू फास्ट टू सून, जैसे एक एग्जांपल हम आपको बताना चाहेंगे, जैसे एबीबी, तो हमने सपोज 2021 में लिया था, और एक स्टॉक करीब 3 गुना हो गया 28 महीने में, तो हमने एबीबी एग्जिट कर दिया। हालांकि कंपनी बेस्ट है, आज भी कंपनी बहुत नंबर 1 कंपनी है, लेकिन हमने कहा कि ये वैल्यूएशंस जो है, 5 साल का वैल्यूएशन 2 साल में हमें मिल गया है, टू फास्ट टू सून, सो वी नीड टू एग्जिट, सो वी एग्जिट। सेकंड, हमें लग रहा है कि जब एक बिजनेस का जो ग्रोथ है कंपनी का, फ्रॉम हाई ग्रोथ इज इट एंटरिंग इनटू स्लो ग्रोथ? बिकॉज जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग एक कैसा होता है, ऐसा ही एक कंपनी होती है, उसका स्टेजेस होते हैं। तो एक ग्रोथ स्टेज होता है, फिर एक मैच्योरिटी स्टेज होता है। मैच्योरिटी के बाद कंपनी को री इन्वेस्ट करना पड़ता है। अगर कंपनी ने री इन्वेस्ट नहीं किया तो डिक्लाइन हो जाता है, और अगर री इन्वेस्ट किया तो न्यू ग्रोथ चालू होता है। करेक्ट? सो वी नीड टू चेक एवरी टाइम कि जो कंपनी ने हमें ली हुई है, जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, क्या वो कौन से ग्रोथ में है। और अगर हाई ग्रोथ है, बेस इफेक्ट हाई हो सकती है, या तो उसके जो एजम्पशन है वो चेंज हो सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल स्पेशलिटी केमिकल, तो हमने 2018-19 में स्पेशलिटी केमिकल्स वी स्टार्टेड बाइंग, एंड वी वर होल्डिंग टिल मार्च 2023 specialty chemicals. Most of them became multi-baggers. By March 2023, Chinese economy started opening up. There was a lockdown in China. तो अगर आप देखोगे 2021 से 2023 का एक जो पीरियड था, तो केमिकल प्राइसेस जो थी, फिनिश गुड्स की प्राइसेस की मैं बात कर रहा हूँ, स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूँ, वो बहुत ऊपर चली गई। तो हमने कहा कि ये सस्टेनेबल नहीं हो सकता है, लेकिन वी सेड वी वेट। वंस चाइना अनाउंस लॉकडाउन कंप्लीट, कि अभी अनलॉकडाउन हो गया, we said now we have to sell. So we waited till that peak point, because we said we can't predict peak point.
जब भी अनाउंसमेंट करेंगे तभी हम देखेंगे। जब भी तक अनाउंसमेंट नहीं किया, केमिकल प्राइस बढ़ती गई और केमिकल कंपनीज के प्रॉफिट स्वेल्ड। 10-15% ग्रोथ नहीं हुआ, 50-60-80% ग्रोथ हो गया। और उनके वैल्यूएशन वो कंज्यूमर कंपनी जैसे ट्रेड होने लगे। 60 का पी, 70 का पी, 80 पी फॉर द केमिकल बिजनेस। So when unlockdown announced in China, we made chemical zero. Because we said कि growth, जो हाई एक्सपोनेंशियल हाई ग्रोथ है, उससे वो ग्रोथ कम हो जाएगा, और ग्रोथ कम होएगा तो प्राइस टू अर्निंग वो भी बहुत बड़े बन चुके थे, तो वो भी वहां पे टिकेगा नहीं, तो दोनों नीचे जाएंगे, तो स्टॉक्स तो नीचे ही जाएंगे, कितना नीचे हमें नहीं पता है। एंड आफ्टर अवर एग्जिट स्टॉक्स वेंट डाउन बाय 35-40%. So that is second. First is sell too fast too soon when valuation turn expensive. Second तभी बेचना है जब भी ग्रोथ स्लो लेन में जा रहा है, फ्रॉम हाई ग्रोथ टू लो ग्रोथ. एंड थर्ड, हम बेचते हैं जब भी हमें लग रहा है कि हम गलत जा रहे हैं, हमारे अंडरलाइंग एजम्पशंस आर नो मोर वैलिड, दैट टाइम यू टू सेल. सो इंटरनली इसको 3R प्रोसेस कहते हैं, रिव्यू, रिपेयर एंड रिज्यूनिवेट. तो एवरीडे हमें ये देखना है, एवरीडे शरीर का तापमान देखना है कि भाई रिव्यू कहाँ करना है, और जहां हमें लग रहा है कि पंक्चर होने की संभावना है तो हमें वहां पे ज्यादा डीप डाइव करना है, और जहां लग रहा है कि ये पंक्चर्स करेक्टिंग हो जाएंगे तो वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जहां पे लग रहा है पंक्चर्स आगे जाके और खराब होने वाले हैं तो हमें पोर्टफोलियो में भी वो रीसेट करना है. तो ये है बेसिकली हमारी एग्जिट स्ट्रेटजी. ऐसे कभी हुआ है आपने स्टॉक एग्जिट किया एंड देन वो स्टॉक बहुत ज्यादा रैली हो गया एंड आपको होता है regret ये ना, हुआ? बहुत बार होता है, हम्म, क्योंकि वापस एजम्पशन चेंज होता है ना, हम्म, अंडरलाइंग एजम्पशन. आज अगर सपोज आज आप पोर्टफोलियो बनाते हो 90 का क्रूड का एजम्पशन पे, और 90 का क्रूड 60 हो गया, तो अलग टाइप के स्टॉक्स चलेंगे, और 90 का अगर 120 हो गया तो अलग किस्म के स्टॉक चलेंगे. तो उसके एजम्पशंस इंपॉर्टेंट है, और जब ये एजम्पशन चेंज होता है तभी वापस आपको चेंज होना है. अगर आपको लगता है कि वो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल चेंज होने वाला है, इट इज नॉट फॉर वन डे, बट इफ यू थिंक इट इज गोइंग टू बी अ ट्रेंड फॉर नेक्स्ट 2-3 years, then you need to change your portfolio based on that. So your assumption is important, and your action at what assumption is important, and that can go wrong, which is okay, that's part of life. But as I said, it's a everyday process. Everyday आपको चेक करना है कि आपके कौन से assumption सही जा सकते हैं और कौन से assumption गलत जा सकते हैं. अभी आज अगर आप पोर्टफोलियो बना रहे हो तो आप क्या assumption लेके बनाओगे? $50 का क्रूड पे assumption पे बनाओगे, कि 80 पे बनाओगे, कि 120 पे बनाओगे? तो शायद आप 80 पे बनाओगे, 50 पे तो नहीं बनाओगे ना, बराबर. तो 50 क्रूड का एजम्पशन का पोर्टफोलियो अलग रहेगा, 80 वाला अलग रहेगा, और 120 कोई एजम्पशन करता है तो पूरा अलग रहेगा. लेकिन कल क्या हो सकता है? कल क्रूड पता नहीं क्या हो सकता है, वो जो भी है तो आप सही है गलत है, तो देखना तो हर रोज पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि आपको एवरीडे पोर्टफोलियो चेंज करना है, लेकिन आपको वो मेजर तो करना पड़ेगा कि आपकी हेल्थ डिटोरेट हो रही है कि इंप्रूव हो रही है. और आप ये अंडरलाइन, इसके लिए मैं आपको कहता हूं ना कि ओलिगोपोलीज, तो उसमें क्या होता है कि अगर आपका एजम्पशन रॉन्ग भी गया तो कंपनी के पास प्राइसिंग पावर होता है. आज अगर हमने हमारा पोर्टफोलियो $75 का क्रूड पे बनाया हुआ था, जैसे ऑटो एंसिलरी कंपनी, आज तो क्रूड 100 हो गया, लेकिन उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि उसके पास प्राइसिंग पावर. लेकिन वही चीज कोई अगर कमोडिटी ली होती तो, अगर ऑयल मार्केटिंग कंपनी ली होती तो उसके बाद प्राइसिंग पावर नहीं है, क्योंकि वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड्स कि पेट्रोल का दाम क्या होना चाहिए. इसके लिए कमोडिटी बिजनेस हम अवॉइड करते हैं. और कौन से ऐसे सेक्टर्स या बिजनेसेस जो आप अवॉइड करते हो? Primarily commodities Okay. as a sector, and within sectors all companies जो अपने आप को स्पेशल कहती है लेकिन अंडरलाइंग आरओई नहीं है, प्राइसिंग पावर नहीं है, तो हमारे हिसाब से वो कमोडिटी जैसे ही बंदा होता है. और अभी जैसे बहुत ज़्यादा ग्लोबल अनसर्टेनिटी हो रही है, हमने वॉर की बात की स्टार्टिंग ऑफ द कन्वर्सेशन में, आपको लगता है इज दिस द राइट टाइम फॉर पीपल टू इन्वेस्ट इन गोल्ड बिकॉज ऑफ द ग्लोबल अनसर्टेनिटी हैपनिंग राइट नाउ? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो गोल्ड एक ऐसा एसेट क्लास है जो सेफ एसेट क्लास गिना जाता है. अब ये सेफ्टी, आप जो कहते हो कोई भी एसेट क्लास को, तभी कभी आप सेफ कहोगे, तभी कहोगे जब भी उसकी अंडरलाइंग वोलेटिलिटी कम होती है. जो एसेट क्लास 2 महीने में 50% बढ़ जाता है तो अंडरलाइंग वोलेटिलिटी बढ़ गई है.
तो इसको आप 100% सेफ एसेट क्लास नहीं कह सकते। अभी आपका रिस्क और आपका एसेट एलोकेशन आपको आपकी एपिटाइट के हिसाब से बनाना है। किसी के पास गोल्ड अगर 0 है तो उसके लिए शायद थोड़ा लेना हो सकता है। किसी के पास गोल्ड अगर 90% है तो शायद उसे कम करना चाहिए। तो ये एसेट एलोकेशन इज ए डिफरेंट सब्जेक्ट। इट इज नॉट ए स्टैंड अलोन आइसोलेशन डिसीजन कि क्या हमें आज गोल्ड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। उसका आंसर है आज आपका एसेट एलोकेशन कितना है और आप कितनी वॉलेटिलिटी एब्जॉर्ब कर सकते हो। लेकिन ये जरूर मैं कहना चाहूंगा कि जो गोल्ड बहुत ही लो वॉलेटाइल एसेट क्लास था, उससे गोल्ड और सिल्वर भी हाई वॉलेटाइल बन चुके हैं। और जब ये हाई वॉलेटिलिटी होती है तो आपकी सेफ्टी लॉन्ग टर्म तो सब कुछ सेफ ही होता है, लेकिन शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म की सेफ्टी क्वेश्चन मार्क हो जाती है। तो अभी डिपेंडिंग अपॉन योर एबिलिटी टू एब्जॉर्ब दैट वॉलेटिलिटी, यू शुड डिसाइड हाउ मच गोल्ड यू नीड टू हैव इन योर पोर्टफोलियो। लेकिन एक बात 100% तय है कि जीडीपी ग्रोथ इंडिया का 10-11% नॉमिनल टर्म्स में है, तो कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ 10-12% नॉमिनल टर्म्स में कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ आगे 10 साल में रहने वाले। और इसके लिए ये टेंजिबल है। गोल्ड एक ऐसी चीज है कि बहुत सारे जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स है, बहुत सारे रेगुलेटरी फैक्टर्स है, बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज फैक्टर है। दे ऑल प्ले रोल इन प्रेडिक्टिंग द गोल्ड। वेरएज यहाँ पे तो हमें पता है ना, हमारे आंखों के सामने कि कॉर्पोरेट इंडिया का ग्रोथ यहाँ पे हो रहा है। आप और हम होटल ज्यादा यूज कर रहे हैं, एयरलाइन ज्यादा यूज कर रहे हैं, कि डिजिटलाइजेशन ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो वो तो नेचुरल ग्रोथ है। तो यहाँ पे हमारा कॉन्फिडेंस सबसे हाई होता है, क्योंकि ये जो पैरामीटर्स है वो लॉन्ग टर्म में शायद ज्यादा प्रेडिक्टेबल है कंपेयर टू यूएस फेड। गोल्ड के सामने क्या करेगा, कोई डी डॉलराइजेशन की बात कर रहा है, कोई री डॉलराइजेशन की बात करता है, कोई पेट्रो डॉलर की बात करता है, तो ये कहां सब प्रेडिक्ट करने के बैठेंगे। तो ऐसा नहीं है कि गोल्ड बेसिकली विल कीप गोइंग अप बिकॉज इट इज कॉल्ड गोल्ड। इट इज नॉट सर्टेन दैट इट विल बिहेव लाइक दिस। सो आप बोल रहे हो डिपेंड्स कि आपका एसेट एलोकेशन कितना है, वोलेटिलिटी आप कितना टॉलरेट कर पाओगे, उसके ऊपर आपको डिपेंड करना है गोल्ड में कितना डालना है। इफ़ आई टेक एन एग्जांपल, एक अगर 22-23 साल का एक लड़का है जो बॉम्बे में जॉब कर रहा है एंड ही डजंट हैव एनी डिपेंडेंट्स, नो ईएमआईज, नथिंग, एंड जस्ट अभी मुंबई में मूव हुआ है, इसका आइडियल एसेट एलोकेशन कितना होना चाहिए, एंड अकॉर्डिंग टू यू व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ हिज नेटवर्थ शुड बी इन्वेस्टेड इन गोल्ड राइट नाउ? I think he can have a 0 proportion to gold ओके, व्हाई? because he doesn't. Why he needs gold? What is his return expectations? So उसकी जो सैलरी है, उसके जो खर्चे हैं, उतना उसके पास एफडी होना चाहिए कि भाई मेरा कल उठ के अगर सपोज जॉब की भी अनसर्टेनिटी रही, करेक्ट, तो उसका जो मंथली जो रूल जो है एसेट एलोकेशन का जो रूल है, उसके हिसाब से उसके सब कुछ कवर हो जाना चाहिए। दैट इज नंबर 1। तो उतने फिक्स डिपॉजिट आप रख दो ताकि आपका जॉब रिलेटेड भी कुछ भी अगर प्लस माइनस होता है तो उसके बाद जो सरप्लस है, that surplus ideally you should go more into equity. He can even afford 80% equity because बेसिक चीजें आपकी कवर हो गई, तो वो आपकी रिस्क इंश्योरेंस वगैरह सब हो गया है। तो अभी वो आपका पूरा पहले रिस्क मैनेजमेंट कर लो। मैंने जैसे हमारी कंपनी में कहा पहले प्रोटेक्ट कैपिटल, तो पहले रिस्क मैनेजमेंट कर लो, उसके बाद पूरी का पूरी जो सरप्लस है, जो भी बचते हैं सरप्लस, बराबर, तो वो जो सरप्लस है वो इक्विटी ओरिएंटेशन ज्यादा होना चाहिए। उसमें गोल्ड रखने का कोई फायदा ही नहीं। गोल्ड रख के क्या करेगा, उसको तो ग्रोथ चाहिए ना। राइट। तो ग्रोथ में 7 साल में तो कुछ नहीं करेंगे तो इंडिया आपको डबल करके दे रहा है जीडीपी। 80% इक्विटीज और बाकी का 20%? बाकी का 20% वो उसको जहां ठीक लगे कर सकता है, लेकिन 80% मिनिमम इक्विटी होना चाहिए। बाकी का 20% तो वो सी ही विल डेफिनेटली पुट इनटू सम अदर डेट प्रोडक्ट, दिस प्रोडक्ट, दैट प्रोडक्ट, बट प्रिफरेबली as far as possible he should put maximize into equity. That's what I believe. That's the only way to create wealth. That's the only way to create wealth. Once these basic things are taken care of through fixed deposit in a top 3 banks of the country, no risk, everything else you should try to put maximize into equity. Because that's the opportunity in front of us. It's happening in front of us. वो खुद ही बंदा जो है ना, वो बंदा ही इतना स्पेंड कर रहा है, उसका खुद का बिल देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा वो कहां स्पेंड कर रहा है। वो स्पेंड जहां कर रहा है तो किसी को तो बेनिफिट हो रहा है। क्या वो एवरीडे गोल्ड ले रहा है? नहीं ले रहा है ना। वो खर्चा कर रहा है, या तो जोमेटो में खर्चा कर रहा है, या तो रेस्टोरेंट में खर्चा कर रहा है, या तो कुछ एपरल ले रहा है, या तो कुछ और कुछ कर रहा है, या तो ट्रैवल कर रहा है, या तो मेडिकल कर रहा है, या तो एजुकेशन कर रहा है अपने बच्चों के लिए, ऐसे ही कुछ कर रहा है ना। तो ये सबका बेनिफिट कैसा लोगे जहां पे वो खर्चा कर रहा है? बेनिफिट का एक ही तरीका है उसमें बेनिफिट लेने का, कि वो कंपनीज में इन्वेस्ट कर लो, और कंपनीज लिस्टेड है तो आप लिस्टेड स्पेस इक्विटी में आपको बढ़ा दो, तो आपका नेचुरल हेज हो गया।
तो एसेट एलोकेशन जो है आई थिंक बहुत सारे जो यंग लोग हैं उनको जानना होता है कि कितना प्रोपोर्शन कहाँ पे डाले एटसेट्रा। तो वन ऑफ द अदर क्वेश्चंस दैट दे हैव इज़ कि अभी इक्विटीज़ अगर कर दिया सपोज़, इसमें भी अभी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप है। सो लेट्स अज्यूम दैट कोई एक इन्वेस्टर है जो स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट करता है सिर्फ। आपके हिसाब से फॉर एन आइडियल 21 ईयर ओल्ड इन्वेस्टर कितना एलोकेशन होना चाहिए टुडे इन इंडिया इन लार्ज कैप वर्सेस मिड कैप वर्सेस स्मॉल कैप? तो मेरा ये मानना है कि लार्ज और मिड जो है, सिंस आपने कहा 21 ईयर्स का है, उसका 75-80% मिड कैप में होना चाहिए और वहां पे भी उसका डायरेक्ट एक्सपोजर नहीं होना चाहिए, थ्रू म्यूचुअल फंड्स उसका एक्सपोजर होना चाहिए। क्योंकि वो 21 का है, उसको 20 साल का एक्सपीरियंस बाजार का नहीं है, तो उसको सबसे पहले तो उसको एफएनओ नहीं करना चाहिए। आप कह रहे थे एसेट एलोकेशन, आजकल के बच्चे 21 साल वाले एफएनओ करते हैं, एसेट एलोकेशन तो दूर की बात है, वो एफएनओ प्ले कर रहे हैं। ठीक है ना? तो सबसे पहले उसको डेरिवेटिव नहीं करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, उसको डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अपने हिसाब से भी नहीं करना चाहिए। उसको थ्रू वेल्थ मैनेजर्स अच्छे से प्रोडक्ट सिलेक्ट करके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। सिंस उसका एज 22 का ही है, ही कैन विलिंग टू टेक लिटिल बिट मोर रिस्क, क्योंकि उसका टाइम होराइजन लंबा होना चाहिए, 5 साल के ऊपर का मिनिमम टाइम होराइजन होना चाहिए, और यहाँ पे उसके पास मिड कैप का एक्सपोजर ज्यादा हो सकता है। स्मॉल कैप कम करे तो भी चलेगा, लेकिन मिड कैप में ज्यादा एक्सपोजर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ ज्यादा होने वाला है। लार्ज कैप में ग्रोथ कम होता है, मिड कैप में ग्रोथ ज्यादा होता है, लेकिन मिड कैप में थोड़ी वॉलेटिलिटी होती है। इसके लिए मैंने कहा कि 5 साल का उसके पास लॉन्ग टर्म टाइम होराइजन होना चाहिए और मोर ओरिएंटेशन टुवर्ड्स मिड एंड स्मॉल कैप होना चाहिए, less towards large cap. So 75 to 80% mid and small cap या only mid cap? 70-80 depends upon, again, is individual. See, everybody has their own, no two human beings are same. Everybody says that I have a long term, लेकिन एक बार बाजार 10% नीचे आ जाता है ना, तो पता चल जाता है कौन कितना लॉन्ग टर्म है, कितना शॉर्ट टर्म है। तो अगर वो 4 सवाल पूछ लिया वेल्थ मैनेजर को कि भाई बाजार तो बहुत खराब हो गया, क्या हो गया, तो आपको समझ जाना चाहिए कि भाई उसका रिस्क टॉलरेंस बहुत कम है, तो आपको उसको स्मॉल कैप रिकमेंड नहीं करना चाहिए। लेकिन कोई ऐसे भी बंदे मैंने देखे हुए हैं जो 3-3, 10-10 साल तक सवाल नहीं पूछते, तो उनके लिए डेफिनेटली मिड एंड स्मॉल, अगेन म्यूचुअल फंड्स के थ्रू या प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स के थ्रू, चाहे वो पीएमएस हो, जो भी हो, उनके थ्रू एक्सपोजर लेना चाहिए, उनको डायरेक्ट एक्सपोजर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। And can we talk about some of the mistakes that you've done or maybe some of the failures in the investing journey? So ऐसे कभी हुआ है कि आपने कुछ identify किया but it didn't go out as per what you thought and what happened exactly? Yeah, many times it happens. So, for example, we bought one of the largest forging company in India. This is December 2024. And we said this company will benefit the most. सबसे बड़ा benefit ये company को होएगा, because defense privatization government is focusing कि भाई प्राइवेट सेक्टर को भी एंट्री देनी है, एंड दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्ले फोर्जिंग विद डिफेंस। लेकिन फरवरी 2025 में ट्रंप साहब ने टैरिफ अनाउंस किया। तो जैसे ही टैरिफ अनाउंस किया, जैसे मैंने आपको कहा, हम लोग एवरीडे चेक करते हैं अंडरलाइंग एजम्पशंस, क्या वो क्वेश्चन मार्क पे तो नहीं है, तो ये क्वेश्चन मार्क पे आ गया, तो हमने बेच दिया। फिर वो इंपॉर्टेंट उसमें ये नहीं है कि क्या हमने वो प्लस 10% बेचा कि माइनस 10% बेचा, वी डोंट लुक एट इन, हम वो देखते ही नहीं, क्योंकि बाजार को आपकी कॉस्ट ऑफ परचेज पता नहीं है और बाजार को आपकी डेट ऑफ परचेज भी पता नहीं है। बाजार तो फॉरवर्ड देखता है, शेयर बाजार इज ऑल अबाउट फॉरवर्ड फ्यूचर। तो रेयर व्यू मिरर में देख के आप गाड़ी नहीं चला सकते हो, गाड़ी आपको सामने आगे देख के चलानी है। तो ये शेयर बाजार का ये है, इट इज नॉट ए रेयर व्यू मिरर ड्राइविंग, यू टू लुक इन फ्रंट एंड देन दैट्स हाउ यू नीड टू कीप चेंजिंग योर पोर्टफोलियो। सो दैट हैपेंस, दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ। सो अंडरलाइंग एजम्पशंस, जहां जहां लग रहा है कि भाई हम शायद डिलीवर नहीं कर पाएंगे, कंपनी शायद डिलीवर नहीं कर पाएगी, कभी इंटरनल रीजन हो सकता है, कभी एक्सटर्नल रीजन हो सकता है, कभी कोई प्लांट में आग लग गई, कभी किसी का एफडीए क्लियरेंस नहीं आया, कभी कोई कस्टमर ने डिले कर दिया, ये पॉसिबल है। एक्सपांशन टाइम पे नहीं आया, उसमें डिले हो गया, ये पॉसिबल है। सप्लाई चेन कंस्ट्रेंट हो गए, कोविड के टाइम पे बहुत सारी कंपनीज में ऐसा हो गया, ये पॉसिबल है। तो ये सब डेली अलग अलग प्रकार के इश्यू होते हैं। आपको ये देखना है कि कितने सस्टेनेबल प्रॉब्लम है और कितने सिर्फ एक क्वार्टर का प्रॉब्लम है। सिर्फ एक क्वार्टर का प्रॉब्लम है तो आपको वो मेंटेन रखना है, इट्स नॉट ए प्रॉब्लम, यू टू मॉनिटर इट। लेकिन अगर ये सस्टेनेबल प्रॉब्लम है, 2 क्वार्टर 4 क्वार्टर लगातार आपको अगर प्रॉब्लम आ सकता है, देन यू नीड टू प्रोबेबली रिव्यू एंड reset your button. What's your view on new age startups that are getting listed in the stock markets, like let's say Zomato and all? आपको क्या लगता है? First कैसे of all, करेंगे? he's not a startup. They started way back. They got listed very late, I would say. Startups are different. Startup is different and new age is different.
correct? Let me separate two things. New age are completely different, startups are completely different. So again, we follow the same principle. क्या मार्केट साइज बड़ी है? क्या कंपनी का मार्केट शेयर बड़ा है? क्या वो कंपनी की ग्रोथ साइकिल आपकी फेवर में है? और क्या ये आपको राइट पीईजी वैल्यूएशन पे मिल रहा है? अगर आंसर ये 4 का हाँ है, तो आपको देखना है और आपको लेना है. फ्रेमवर्क तो सेम है, सिर्फ इसमें एक ही डिफरेंस होता है कि वो कंपनी का एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शायद नहीं होता है, क्योंकि लार्ज वेरी बिग कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट बहुत बड़ी होती है जो डायरेक्टली आपको पीएनएल में हिट करती है. लेकिन आपका मार्केट शेयर ऑलरेडी हो चुका है नंबर 1 नंबर 2 पे. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे कि डिजिटल बिजनेस में, प्लेटफॉर्म बिजनेस में एक कंपनी है पॉलिसी बाजार, तो ये हमारा होल्डिंग है. तो हमने जब ये कंपनी ली 400 रुपए का भाव था, तो मार्केट साइज इज ह्यूज. इंडिया का पेनिट्रेशन अभी भी इंश्योरेंस में तो बहुत ही निग्लिजिबल है. सो ह्यूज वे टू गो. इंश्योरेंस इंडस्ट्री का ग्रोथ 10% है, लेकिन डिजिटल इंश्योरेंस इंडस्ट्री का ग्रोथ 40% है. 40% is growing at 40%. Digital penetration is still 7%. And because of the new gen is all about digital, there is a more likelihood कि ये digital penetration और बढ़ेगा. पहले एक एजेंट आते थे आपके घर में, अभी वो शायद एजेंट नहीं आ रहा है और आप खुद ही पॉलिसी बाजार से सिलेक्ट कर रहे हो, तो ये तो और ऊपर जा रहा है. तो ये 40% पे इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, डिजिटल इंश्योरेंस इंडस्ट्री. मार्केट शेयर की बात करें, ही इज एंजॉइंग 90% मार्केट शेयर, growth 40%. So we are holding that company. So your ability to grow and your ability to maintain your market share and keep delivering as an execution, that's what you need to monitor now every year and every quarter, whatever, correct? And that's where we think that it is the right to win market share. And that's what exactly happened post our purchase. Stock has almost become now 4-5 times. तो इस तरह के जो बिजनेसेस है कि जहाँ पे मार्केट साइज बड़ी हो, साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी बड़ी हो और उसका मार्केट शेयर जो है वो ओलिगोपोली डुओपोली जैसा मार्केट शेयर हो, एंड वो धंधे में ग्रोथ होना चाहिए with the right focus and competency of the management. Management is very important in any business, be it a old business or new business. The very important is what kind of management is backing this business. That's critical, and is all about finally execution. And if they do it well, the market will reward it. Very, very wonderfully explained. Thank you so much for doing this. One last question that I ask all my guests. It's a tricky one. If you were in the shoes of Kushal Lodha and if you were interviewing Mr. Rajesh Kothari, what is one question you would like to ask him towards the end? Whether you enjoyed the interaction or not. So whether you enjoyed the interaction or not, I'll ask you. No, I think it's a thank you, Kushal. It's a super thing to have a very candid conversation with you, and I think you had the art of asking all different questions in a different way to get the right answers for the audience, and I'm sure this adds value to all the viewers, and it is a fantastic thing to have on this afternoon have a very candid discussion, but intense discussion, I would say. So thanks for this opportunity. Thank you so much for doing this, and बहुत मजा आया आपसे बात करके. Just one question: what is one quote that always keeps you motivated, or is there some line or some quote जो आपको ऐसा लगता है हाँ ये पढ़ने के बाद that always keeps you driven in life? See, I think there is a one very important quote, and I think is also first quote of my presentation every time. As Warren Buffett says, rule number 1, don't lose money. And rule number 2, never forget rule number 1. Correct? So protect capital. I always believe that equity market is all about risk management. पैसा तो बन ही जाएगा. Right. With so much competence, so many years of experience, if you do the things very well in terms of stock picking, sector वगैरह सब हो जाएगा. India provides growth opportunity. वो इक्विटी मार्केट में सेम इक्विटी मार्केट ऑल्सो गोज इन टू द बैड टाइम्स एवरी ईयर. 2 साल में एक बार बाजार 10% 15% गिर जाती है, तो भी आप ड्रॉडाउन आपका कैसा मैनेज करोगे, आप डाउनफॉल आपका कैसा मैनेज करोगे. अगर वो आपने मैनेज कर लिया तो अच्छा टाइम में तो एवरीबडी विल डू वेल. करेक्ट. सो आई ऑलवेज बिलीव दैट इक्विटी मार्केट इज ऑल अबाउट फर्स्ट हाउ डू यू मैनेज योर रिस्क, व्हाट डू यू डू टू प्रोटेक्ट योर कैपिटल. सो अगर आपने पूंजी बचाए रख ली तो वापस जो बुल मार्केट आएगा तो पूंजी रहेगी तो पार्टिसिपेट कर पाओ. पूंजी कम हो गई तो आपका ग्रोथ भी रुक जाएगा. एंड देयरफॉर बी फंडामेंटल ड्रिवन. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. डोंट बी मोमेंटम ड्रिवन, डोंट बी नरेटिव ड्रिवन, डोंट बी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ड्रिवन. एक फंडामेंटल कोर फंडामेंटल पे हार्डकोर फोकस करके डिसिप्लिनरी
तरीके से हम क्या वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। Yeah. So I think that's a $1 billion advice. Don't be momentum driven. Don't be WhatsApp University driven. Thank you so much for doing this. Once again, बहुत मजा आया आपसे बात करके, and आपने जिस हिसाब से explain किया, it was very simple for all of us to understand, right from the railway tracks example to explaining all the geopolitical uncertainty. Thank you so much, and wish you all the best with all your future endeavors. And I can see the AUM going from 4,500 crores to 45,000 crores in no time in the near future. Thank you so much, and wish you the best. Thank you, Kushal. It was a great having conversation with you. Thank you once again for this opportunity. Thanks. Thank you so much. Thank you so much for watching this video till the end. Before we end this video, I'd like to thank Grow for being our title sponsor. With support like this, we can deliver actionable finance content to our audience. So go ahead and download the Grow app today and tell us in the comment section which guest you want so that we can invite them. Also, ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो मैंने पूछने चाहिए थे, कौन से क्वेश्चन है जो मैंने नहीं पूछने चाहिए थे, ऐसे कौन से पार्ट से आपको लगता है ट्रिम करने चाहिए थे, हमें कमेंट सेक्शन में बता देना ताकि we can give you the most value additive content. Thank you so much once again for watching this entire podcast, and stay tuned for more amazing episodes of Conversation with Kushal. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.